पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और पिछले 11 दिन से लगातार भारत के एलओसी में मौजूद पोस्ट को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। कल रात को भी पाकिस्तान की ओर से भारत के कई इलाकों में कई एलओसी पर फायरिंग की गई, जिसमें पुंछ, मेंढर, नौशेरा, अखनूर ये तमाम इलाके, इसके अलावा बारामूला, कुपवाड़ा, इस तरह से करीब 32 जगहों पर 32 अलग अलग जगहों पर एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें हल्के और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने भी इसमें मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और यही वजह है कि उसकी ओर से लगातार इस तरह के सीज फायर वायलेशन किए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है ताकि वो भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करने से रोक सके। तो इस वक्त एलओसी के ऊपर अगर बात की जाए तो तनाव बरकरार है और पाकिस्तान की ओर से लगातार इस वक्त भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास और ताजा अपडेट क्या है? अमित, जम्मू का करीबन 224 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसमें नौशेरा, अखनूर, राजौरी, पुंछ, मेंढर का पूरा एरिया पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन करके एक्टिवेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उरी सेक्टर, बारामूला सेक्टर, उसके अलावा कुपवाड़ा सेक्टर, कश्मीर के 323 किलोमीटर की एलओसी में से इस एरियाज में लगातार पाकिस्तान ने फायरिंग की है। जो हमें जानकारी मिल रही है, दरअसल पिछले 11 दिन से पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान ने अपने कोटली, फिर उसके बाद बाग एरिया, आलियाबाद, खुरेटा और समानी, रावलाकोट एरिया के साथ साथ जो कश्मीर के ठीक सामने का एरिया पड़ता है मुजफ्फराबाद, चकोटी, वहां पर डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय सेना यहां पर अटैक कर दे, क्रॉस बॉर्डर कर दे। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने डिसेप्शन के तौर पर जो अपने हथियार हैं, ताकि सैटेलाइट इमेज अगर भारतीय सेना लेती है तो उसमें उनके हथियार दिखाई दे, तो लुक लाइक डिसेप्शन के तौर पर जो नकली हथियार हैं उनको उसी तरीके से तैयार किया है ताकि वो रडार इमेज कैप्चर कर सके। अमित, इस बीच पाकिस्तान घबराया हुआ है भारत के एक्शन से और यही वजह कि ना सिर्फ एलओसी पर वो फायरिंग करता है बल्कि उसकी कोशिश ये भी है कि अब यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत को रोकने के लिए या फिर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला ना करे उसके लिए गिड़गिड़ाने वाला है। आज यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके मद्देनजर बंद कमरे में यह मीटिंग होगी। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष ग्रीस है और माना जा रहा है कि बंद कमरे में पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जाएगी कि किस तरह से भारत पर दबाव डाला जाए कि भारत उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले, और दूसरी बात वो अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश करेगा कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। और तीसरी चीज है कि सिंधु जल समझौता जो भारत ने निरस्त कर दिया है उसके मद्देनजर भी पाकिस्तान की कोशिश होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर डाला जाए ताकि सिंधु जल समझौते को एक बार फिर से लागू किया जा सके। तो इसी तरह के पाकिस्तान के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो दुनिया के सामने रो रहा है, बिलख रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेगुनाह है और उसके ऊपर भारत किसी भी तरह का कोई बड़ा एक्शन ना ले। और इस बीच तनाव को देखते हुए जो पड़ोसी मुल्क है और जो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहता है उसमें से एक देश है ईरान। ईरान की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो जाए और साथ ही वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच रहे। इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात होगी, जहां पर शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान वो कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम किया जाए। इसके ठीक बाद उन्हें इस्लामाबाद के बाद भारत का दौरा भी करना है और ईरान की कोशिश यह है कि किसी तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया में इस वक्त तनाव का माहौल बन गया है उसको कम किया जा सके। हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का आह्वान करते हैं। हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ गहन विचार विमर्श करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अभी तक तनाव चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे सियासतदान हैं जो सरकार के ऊपर ही कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल असेंबली के संसद को बुलाया है। आज पाकिस्तानी संसद की बैठक होगी, शाम को 5 बजे यह बैठक होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के तमाम दल भी मौजूद रहेंगे और कोशिश होगी कि एक मत बनाया जाए और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत का एक दबाव पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर और
युद्ध जैसे हालात बने हैं, ऐसे में किस तरह से पूरा देश यानी पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर भारत का मुकाबला कर सके, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर पे पीटीआई यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है, वो सरकार के विरुद्ध है और सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर। लेकिन आज पाकिस्तान की सरकार की कोशिश होगी कि किस तरह से वो यहां पर टेंशन को लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं उसके साथ आगे बढ़े। और जिस तरह से इस वक्त टेंशन है और भारत के हमले का डर पाकिस्तान को सता रहा है, अब सरकार की कोशिश है कि किस तरह से पूरा देश एकजुट रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है, अंदर ही कई तरह के गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो या सिंध के अंदर भी कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर असंतोष देखा जा रहा है। इस बीच ISPR के DG ने कल एक बैठक की और इस दौरान उनकी ओर से तमाम जो विपक्षी दलों है उनके साथ मिलकर एक मीटिंग की गई और उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इस वक्त जो राजनीतिक दल हैं वो सभी एक ही सुर में अपनी बात रखें और इस वक्त पाकिस्तान को एकजुट होकर भारत का मुकाबला करना चाहिए। पहलगाम अटैक के 13 दिन बाद भी पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। DG ISPR की मीटिंग का इमरान खान की पार्टी ने बहिष्कार किया था, जिससे साफ होता है कि भारत के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त पाकिस्तानी जो हुक्मरान है उनके पास एकजुट होने का अभी तक वो मौका नहीं आया, जिसकी तलाश में लगातार पाकिस्तान की सरकार और साथ ही सेना इस वक्त कोशिश कर रही है। असीम मुनीर की ओर से भी कोशिश की गई है कि लोगों के अंदर एक भाव पैदा किया जाए, एक नेशनलिज्म का भाव पैदा किया जाए, ताकि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में पूरा देश एक होकर लड़े। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ही कई तरह के गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान में एक बार और खबर निकलकर सामने आई है। बलूचिस्तान में लगातार जो वहां पर विरोधी हैं और जो विद्रोही हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो ताजा खबर इस वक्त आई है कि जो बलोच विद्रोही हैं उन्होंने पाकिस्तान के कई सारे जो ट्रक्स हैं जो चीन के साथ मिलकर सीपैक का काम चल रहा है, वहां ट्रकों को आग लगा दी गई है। ये जो ट्रक हैं ये चीनी कंपनियों के साथ और चीन के साथ मिलकर जो पाकिस्तान का सीपैक का कॉरिडोर तैयार हो रहा है उसके प्रोजेक्ट में तैनात थी। और वहां पर बताया गया है कि जो बलोच विद्रोही है वो पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर पाकिस्तानी जो ट्रक्स थे उनको आग के हवाले कर दिया। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को अगवा किया गया। यह हमला नौशा की खरान रूट पर अलबात में अंजाम दिया गया है। रविवार देर शाम बलोच लड़ाकों ने उस साइट को जाकर जला दिया, उसके ऊपर हमला किया जहां पर सीपैक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बलोच लड़ाकों ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगे ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखा जा सकता है कि किस तरह से जो ट्रक्स हैं वो आग के हवाले कर दी गए हैं। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरह से इस स्ट्रेच में फिलहाल तो काम ठप पड़ा हुआ है। और इस बीच अगली खबर पर बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत की दुनिया के कई देशों के साथ, खासतौर पे जो मित्र देश हैं उनके साथ एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि बातचीत हो रही है और भारत लगातार उन्हें ये अपडेट भी दे रहा है कि किस तरह से इस पूरे माहौल में भारत अगला कदम उठा सकता है, किस तरह के कदम उठाने जा रहा है। इसी सिलसिले में जापान के विदेश मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वार्ता होने जा रही है और इस बीच दोनों देशों के बीच ये जो मीटिंग होने जा रही है, दोनों पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल नाकातानी के बीच ये 6 महीने में आज दूसरी मुलाकात होगी और इससे पहले नवंबर 2024 में लाओ PDR में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उस दौरान भी रक्षा मंत्री ने जापान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। और पिछले साल हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग, टेक्नोलॉजी और साथ में कई तरह के रक्षा क्षेत्र में काम करने को लेकर सहमति जताई थी। और एक बार फिर से जब यह बातचीत होगी तो उस दौरान भारत न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात के बारे में बताएगा बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए दोनों देश बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं।
उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। तो आपने सुना कि जो बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उसी बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है और देश को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और उचित जवाब दिया जाएगा। और इस बीच पाकिस्तान को यह पता है कि भारत उचित जवाब देगा और बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। यही वजह कि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग मोर्चों पर दुआ की गुहार लगाई जा रही है। और इसी क्रम में रशिया में मौजूद, रूस में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत ने रूस से मध्यस्थता की मांग की है। वो चाहता है कि क्योंकि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे में रूस बचाने के लिए बीच में आए और मध्यस्थता करे। और जिस तरह से ताशकंद में 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें ताशकंद में रूस ने मध्यस्थता की थी और पाकिस्तान को कई सारे जो इलाके हैं जो भारत ने जीत लिए थे वापस लौटा दिया गया था, उसी तरह से चाहता है कि ताशकंद के ही मद्देनजर उसी तरह से काम करते हुए रूस भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके भारत के गुस्से को शांत करे ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा एक्शन ना ले। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. अब देखिए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं, लगातार युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन लोगों से जाकर मदद भी मांग रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त भारत के उस एक्शन से है जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने जा रहा है। जी हां, सिंधु जल समझौते को जब से भारत ने रद्द किया है उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसमें एक्शन देखने को मिला है बगलिहार डैम जो चिनाब नदी पर बना हुआ है और इस डैम के सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं। मतलब साफ है कि चिनाब नदी का पानी, एक बूंद भी पानी अब आगे पाकिस्तान को नहीं मिलने जा रहा है, जिसका असर पाकिस्तान में चंद दिनों में देखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से किशन गंगा जो झेलम नदी के ऊपर बनाया गया डैम है उस पर भी सारे गेट्स बंद करने की योजना है ताकि झेलम नदी का भी पानी पाकिस्तान में ना जा सके। और इसी तरह से भारत ने जो कदम उठाना शुरू किया है और एक के बाद एक जो डैम्स है, जो बांध बनाए गए हैं, चाहे वो झेलम हो चाहे वो चिनाब हो, उसके ऊपर जिस तरह से भारत ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है, इसी तरह से भारत कई और ऐसे डैम्स जो पीछे की तरफ बने हुए हैं वहां पर भी धीरे धीरे पानियों को रोका जाएगा। तो आपने देखा पाकिस्तान में किस तरह से बौखलाहट है और किस तरह से बिलख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो वाटर स्ट्राइक किया है उससे पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है। उनकी पूरी की पूरी हालत इस वक्त पतली इस बात को लेकर है कि आखिरकार आने वाले गर्मी के दिनों में पानी कहां से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जो भारत के सियासतदान हैं वो इस वक्त भारत के बजाय पाकिस्तान के लिए ही कुछ ऐसे बयानबाजी कर दे रहे हैं या फिर इस तरह की तस्वीरें दिखा दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं अजय राय की, जो कांग्रेस के नेता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका एक हाल ही में वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो हाथ में राफेल के खिलौने को लेकर उसमें नींबू मिर्ची लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल का इस्तेमाल क्या हमने यहाँ पर सजाने के लिए रखा है, नींबू मिर्ची लगा के रखा हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी बयान को उठाकर अब पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर तंज कसा जा रहा है। तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए,
वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। राफेल तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है। मैं चाहता हूँ कि नींबू मिर्चा हटाकर नींबू मिर्च को और वो पूरी तरीके से उसका उपयोग किया जाए, ये देश की जनता जानना चाहती है। अब कांग्रेस नेता अजय राय के इस बयान पर पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस के जो नेता है ये बयान देकर क्या पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि इस हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो सरकार के साथ है, वो भारत के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही नेता ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं या इस तरह की बातें कहते हैं, बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुफीज नजर आती हैं। साल के खिलौने के साथ कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत की सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है और राहुल गांधी के इशारे पर लगातार ये खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अजय राय राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी बोलते हैं हम देश और सेना के साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलते ही राष्ट्र नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हुए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान की पैरवी करना और लगातार एक के बाद एक सेना के मनोबल पर हमला करना। ये वही पार्टी है जिसने देश की सेना को मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न ऐसे हालात में क्या बयान आप देते हैं उस पर इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कहीं पर वो भारत की सेना के या भारत के लोगों का मनोबल ना गिराए।